Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri, your physics teacher. और अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कैपेसिटेंस। तो मैं कई प्रॉब्लम डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ होमवर्क में भी देता हूँ मैं आपको, कोशिश करिए, ट्राई करिए कि कैसे होगी। मैं और प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आई हैं और उनको आप डील कैसे करेंगे, तो मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। अब देखिए आप आज की फर्स्ट प्रॉब्लम। अब वही परेशानी कि ये इस पे टाइप किया हुआ बोर्ड पर नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा रीड करूँ कि आपको आसानी से समझ में आए। एक अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में ये पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन। A slab of dielectric constant K has the same area as that of plate of a parallel plate capacitance but has thickness is dy2। एक K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में रखी गई, लेकिन उसका जो थिकनेस है किसकी, डाइलेक्ट्रिक की, वो सेपरेशन की आधी है, dy2 है। Where d is the separation between the plate, find out the expression for its capacitance when the dielectric slab is inserted between the plates of the capacitor। ये क्वेश्चन ये मान लिए प्लेट एरिया और ये सेपरेशन d है। ये जो ये स्लैब रखी गई है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और स्लैब की थिकनेस में कह रहा हूँ T, और T क्वेश्चन में कितनी दी है, dy2। तो आप क्या करेंगे इसमें, इस सवाल को है डेरिवेशन की फॉर्म में ये। आप चाहें तो पार्शियली फिल्ड कैपेसिटेंस को ड्राइव कर दीजिए। यहाँ मैं ड्राइव नहीं कर रहा भाई, ये एरो लगाया है, इसका मतलब है आपको डेरिवेशन करके यहाँ तक लाना होगा। तो आपका क्या आएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। भाई अपनी आंसर शीट में एरो मत लगा दिएगा, एरो का मतलब है कि ड्राइव करके कौन सा, द कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड, और T कितना है आपका, dy2। इसे रिप्लेस कर दिएगा तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस dy2 प्लस d/2 अपॉन K। तो कितना आया ये आपके पास, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ कितना आया dy2, यहाँ कितना आया d/2K। चाहे तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए, एप्सिलॉन 0A dy2 कॉमन है, यहाँ आएगा 1 प्लस 1 अपॉन K। आप चाहें थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिए, एप्सिलॉन नॉट A dy2, ये आएगा K प्लस 1 अपॉन K। ये ऊपर चले जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, C इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 के साथ K भी आएगा भाई, तो K भी लगाओ यहाँ पर, 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K प्लस 1। ये आंसर आएगा आपके पास। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्या था और उसका सलूशन समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन को एक बार और रीड कर दूं कि आपको समझ में आए।
तो आप सुनिएगा, इसने कहा a slab of material of dielectric constant K has same area as that of the plates of a parallel plate capacitor but has the thickness d by 2 where d is the separation between the plates. Find out the expression for its capacitance when the slab is inserted between the plates of the capacitor. ये था क्वेश्चन और ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब आप और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं, समझिएगा। भाई ध्यान रखिएगा, ये एरो मत लगा दिएगा, यहां तक इसे लाना है सवाल को, ये 3 मार्क्स का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a parallel plate capacitor of capacitance C is charged to a potential V by a battery without disconnecting, यानी बैटरी इज कनेक्टेड कंटिन्यूसली। दिमाग में रखिएगा, कैपेसिटेंस है C और बैटरी का वोल्टेज है V। तो क्वेश्चन में कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा वो फिलहाल आपके पास आ जाएगा C इंटू वी, वेयर V क्या है, बैटरी का वोल्टेज जो कि कंटिन्यूसली कनेक्ट है, और C क्या है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। आगे बात करते हैं। कहाँ गया भाई सवाल? हाँ ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ट्रिपल्ड। सुनिएगा, डिस्टेंस कितना कर दिया? ट्रिपल्ड कर दिया। मान लेते हैं ये कैपेसिटर, एक अपने हिसाब से एक फिगर बना लेते हैं, और ये बैटरी है भाई, जिसका वोल्टेज कितना है? V है, और ये सेपरेशन कितना है? D है। बैटरी लगी है लेकिन सेपरेशन कितना कर दिया? थ्राइस। D डैश इज इक्वल टू 3D लिखा हमने। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज ट्रिपल्ड and a dielectric medium K is equal to 10 is introduced। एक सपोर्टिंग डायग्राम हम फिर से दिखा देते हैं आपको। डिस्टेंस क्या हुआ इसका, थोड़ा सा उसी तरीके का दिखाओ। ट्रिपल कर दिया, बैटरी वहीं के वहीं लगी रही, उसे हटाया नहीं गया, और ये कितना डिस्टेंस हो गया? D डैश बराबर 3D। साथ ही साथ क्या करा? K इज इक्वल टू 10 डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया गया। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हम रफ डायग्राम अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं। अब देखिए आप आगे क्या कहता है, एक्सप्लेन विद रीजन हाउ विल द फॉलोइंग बी अफेक्टेड। पहला, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पहले पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस किस तरीके से चेंज होगी। अब कैपेसिटेंस किस तरीके से चेंज होगी भाई? C फर्स्ट कंडीशन में C देखिए होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो भाई C कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। हाँ, A क्या होता है? प्लेट एरिया। D क्या होता है? सेपरेशन। हम जानते हैं A से इंक्रीज होगी, अगर A इंक्रीज करोगे, K लगाओगे इंक्रीज करेगी, लेकिन D को इंक्रीज करने पर C कम होगी। अब C डैश लिखना चाहते हैं हम। C डैश कैसे लिखोगे? K आ चुका है, प्लेट एरिया वहीं के वहीं है, मैं अगर D की जगह क्या हो गया? D डैश हो गया। D डैश कितना क्वेश्चन में दे रखा है आपको? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D। चाहे तो आप K की वैल्यू रख दें, K कितना है? 10, 3A एप्सिलॉन नॉट A ओवर D।
इसे क्या लिख सकते हैं आप? तो कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आ रहा है? कैपेसिटेंस, यहां पे एक लाइन जरूर लिख दिएगा, आंसर पहले पार्ट का आ चुका है। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस एंड बिकम्स 10/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। मैंने क्या कहा कि कैपेसिटेंस बढ़ी और बढ़कर कितनी हो गई? 10/3 टाइम्स हो गई। किसके? जो इनिशियल कैपेसिटेंस थी, कितनी थी? जब प्लेट एरिया ए, सेपरेशन डी, और यहां पर कुछ नहीं को आप दिमाग में क्या मानेंगे? एयर यहां पर है। तो ये रहा आपका पहले पार्ट का आंसर। यहां पर कंसेप्ट पॉइंट की बात करें कि कंसेप्ट पॉइंट क्या लग रहा है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि कैपेसिटेंस किस किस बात पर डिपेंड करती है? प्लेट एरिया, प्लेटों के बीच सेपरेशन, और प्लेट्स के बीच जो मीडियम है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड नहीं करती है? उस पर चार्ज कितना है, इस बात पर डिपेंड नहीं करती है। वो कितने वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया गया या नहीं किया गया, इस बात पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये पहला पार्ट हो गया आपका कि C' इज इक्वल टू 10/3 C। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, मैं सोचता हूं ये हटा दूं, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये है सेकेंड पार्ट कह रहा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर पे क्या चेंज आया। सेकेंड पार्ट है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ऑन द कैपेसिटर, इसमें क्या चेंज आया? देखिए Q इज इक्वल टू पहला C, पहला वोल्टेज, ये आपके पास Q है। अब लगाइए Q', तो C' लगेगा बाद का वोल्टेज। अब बाद का और पहले का वही रहेगा, कारण आप लिख सकते हैं, कारण आप लिख सकते हैं कि बैटरी इज कनेक्टेड कंटिन्यूअसली, क्योंकि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द रोल ऑफ द बैटरी। आखिर बैटरी का क्या रोल होता है? बैटरी का रोल है जितने वोल्टेज की है उतना वोल्टेज कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहना। चार्ज इंक्रीज करके चाहे उतना वोल्टेज बनाना पड़े या डिक्रीज होगा चार्ज, लेकिन वोल्टेज कुल मिलाकर इतना रहेगा अगर बैटरी लगातार यानी कंटिन्यूअसली कनेक्ट है। तो इसलिए मैंने यहां पर B' को B लिया। तो Q' बराबर कितना आ गया? C' आपके पास आया हुआ है 10/3 C, और V' कितना हो गया B? CV को आप क्या लिख सकते हो? चार्ज की इनिशियल वैल्यू, तो 10/3 कितना आया? Q। तो ये आंसर आ गया। चार्ज ऑन द प्लेट्स इंक्रीजेस, ये भी बढ़ गया, एंड बिकम्स 10/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। ये बढ़कर कितना हो गया? पुराने चार्ज का यानी इनिशियल चार्ज का 10/3 टाइम्स हो गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट क्या है वो भी देखिए आप। तो हमारे पास दो आंसर आ गए। एक आंसर कितना आया वही पहला, पहला आंसर आपके पास आया था C' बराबर 10/3 C, और दूसरा आंसर क्या आया? 10/3 Q। ये आंसर आ गए। अब रह गया थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को समझिए।
थर्ड पार्ट कह रहा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ा। अब एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला अगर हमें याद नहीं रहा तब दिक्कत वाली बात है। तो यानी कि आपको इसके फार्मूले भी याद होने चाहिए। कोशिश करूंगा मैं एक वीडियो इसकी फार्मूले पे बनाऊं, आपको फार्मूले यहाँ पर लिखकर समझाकर बताऊंगा, क्योंकि फार्मूले हमें फिजिक्स टफ क्यों लगती है। हमें फिजिक्स टफ इसलिए लगती है कि मौके पर हमें फार्मूले याद नहीं होते, और अगर हम फार्मूले रट भी लें तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमें नहीं मालूम होती, तब भी हम अप्लाई नहीं कर पाते। यानी हर फार्मूला कुछ ना कुछ अपनी लिमिटेशंस यानी कि ड्रॉबैक रखता है, यानी कि कब कब उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे या अप्लाई करने की क्या कंडीशन होगी। अगर हमें इसके बारे में मालूम है तो हम आसानी से फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ये कमी रहती है 90% स्टूडेंट्स में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप 90% बच्चे इसलिए नहीं कर पाते क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्योंकि उन्हें उस समय पर फार्मूले ही याद नहीं होते। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीकली संडे टू संडे फार्मूले जितने भी हैं उसे रिवाइज करा करें। आप एक पेपर उठाएं और जितने कैप्स्टेंस टॉपिक पर फार्मूले आप लिख सकते हैं विद यूनिट लिखा करें। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो और इसका क्या मतलब है। इतना से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप याद कर लोगे। तो पहली यूनिट में आपको कितने टॉपिक पर फार्मूले याद करने हैं? एक है कूलम्ब्स लॉ पर फार्मूले याद करने हैं, एक आप करिए याद इलेक्ट्रिक फील्ड पर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे करिए, एक करिए गॉसेस थ्योरम पर, और एक करिए एक टॉपिक लीजिए कैपेसिटेंस। अगर इनको आप लिखने की प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आपकी ये यूनिट बहुत स्ट्रांग रहेगी और आप एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा करके आओगे, ये मेरी उम्मीद है। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना, लाइक 9900 इस तरीके से लाना, ये एक कोई बहुत इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। बस आपकी स्ट्रेटजी ठीक होना चाहिए और आपको उस जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसका स्टैंडर्ड पहले से ही पता होना चाहिए कि आपका पेपर किस स्टैंडर्ड का है, और आप पहले से अगर डील करते आ रहे हो तो इतना बड़ा है नहीं है कि आप 99 या 100 नहीं ला पाओ। मैं आपको बताऊंगा, एक लेक्चर जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर भी कि कितनी कम से कम मेहनत पर आपका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। सबसे छोटा तरीका सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने का क्या होना चाहिए। देखिए फिलहाल हम बात करते हैं, यहाँ हमारा मामला रुक रहा है एनर्जी डेंसिटी पर। हम आपको बता दें, अगर एयर के लिए लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे, यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब, और अगर डाइलेक्ट्रिक लगा है तो यही फार्मूला मैंने इसे ड्राइव भी किया होगा, शायद लेक्चर यहाँ यूट्यूब पे तो नहीं है, वैसे अगर आपने देखे हैं मेरे लेक्चर अलग व्हाट्सएप पे तो ये ज़रूर मैंने ड्राइव किया होगा। के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसकी यूनिट नहीं होती तो फिर यूनिट वहीं की वहीं रहेगी, जूल पर मीटर की। यहाँ पर हम बात करेंगे और एक फार्मूला हमें और मालूम चाहिए, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, D इज द डिस्टेंस। अब आप देखिए थर्ड क्या था, एनर्जी डेंसिटी में चेंज पता करना है। तो U कितना हुआ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या लिख सकते हो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब मैं लिख रहा हूं U डैश, एनर्जी डेंसिटी है भैया, D लिख लो चाहो तो, U डैश लिख रहा हूं 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई डैश का स्क्वायर। अब ई डैश को कैसे बदलोगे, U डैश इज इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट V डैश का स्क्वायर अपॉन D डैश का स्क्वायर। भाई आपके पास V डैश कितनी है, V, कारण क्या है, बैटरी इज कनेक्टेड कॉन्टिन्यूसली,
और डी डैश कितना है आपके पास 3D है, इसे आप लगा दीजिए। U डैश D इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट। V डैश कितना है V स्क्वायर है, ये कितना है 3D है, कितना आया भाई U डैश D इज इक्वल टू आया आपके पास K/9 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। U D डैश इसे क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा U लिख सकते हो। K कितना था आपके पास 10, कितना आया 10/9 UD। यानी आप हिसाब लगाइए ये इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ये भी इंक्रीज हुई, लेकिन कितनी इंक्रीज हुई 10/9 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी डेंसिटी। तो ये सवाल आपका 3 मार्क्स का एक सॉलिड क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि इन सवाल को समझकर आप जितने मैं कराता हूँ कम से कम 4 to 5 अपने लेवल पर भी डेली प्रैक्टिस करिए। अगर आप अपने लेवल पर भी इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो ज़रूर इनका समझना आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वही एक बात है कि आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, मुझे अच्छा लगता है। ठीक, तो गुड बाय स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। और लेक्चर तैयार करूँगा और प्रॉब्लम कराऊँगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें करा लूँ, उसके बाद मैं कोई और टॉपिक ढूंढूंगा इसमें प्रॉब्लम कराऊँगा। आप भी लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं उसी टॉपिक को क्लास 12th में लूँ। तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि इस टॉपिक पर आप लेक्चर बनाइए, तो मैं उसी टॉपिक की प्रॉब्लम आपको कराऊंगा।